इसलिए सभी सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन सभी सामाजिक परिवर्तन जैसे राजनीति से संबंधित है, औद्योगिकरण से संबंधित है, ठीक है, तो ये सभी संस्कृति से कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक इनका, ठीक है ना। तो सभी कुछ का तो है लेकिन कुछ का नहीं है। सामाजिकरण का तो हो सकता है लेकिन राजनीति से संबंधित राजनीतिक परिवर्तन जो है, आर्थिक परिवर्तन जो है, कृषि से संबंधित परिवर्तन है, उनका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक पेज लॉन्ग में एक पेज में हमें यह समझाना होगा कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है सभी सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इसमें 4-5 हम हेडिंग भी लिख लेंगे कि संस्कृति जब वो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि सभी सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जब सामाजिक परिवर्तन अकेला पूछेगा तो हम वैसे ही लिखेंगे जैसा है। जब वो सांस्कृतिक में पूछ रहा, अगर वो कह रहा है नहीं सांस्कृतिक परिवर्तन के वो आप बारे में बताओ, तो फिर हम सांस्कृतिक अलग लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। अभी तो वो जो कह रहा है जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग उत्तर देंगे हम। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे, उलझा हुए। तो इसमें पहले एक पेज में हम समझाएंगे कि सभी सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन उसके बारे में हम बताएंगे। फिर उनके आधार भी हम प्रस्तुत करेंगे, सभी सामाजिक परिवर्तन वो क्यों होते हैं, उसके निम्नलिखित आधार हैं। पहला हम जब उसमें आधार देंगे इस जितने भी परिवर्तन होते हैं, अब उसमें जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, एक सांस्कृतिक परिवर्तन में बालक का संस्कृतिकरण, ठीक है ना, सांस्कृतिक परिवर्तन। अब पाश्चात्य संस्कृति का, आपने पाश्चात्य संस्कृति है उसको पाश्चात्य संस्कृति को ले लिया तो पश्चिमीकरण, ठीक। अब पश्चिमीकरण जब हो गया तो संस्कृति में फिर हमने तकनीकी ले ली या आधुनिकीकरण ले लिया, वो तीसरा पैसेंजर हो गया। अब संस्कृतिकरण में ये हम और चले कि संस्कृतिकरण के अकॉर्डिंग धार्मिक मान्यताओं को या सामाजिक मान्यताओं को, जैसे पहले सामाजिक मान्यताएं चल रही थी, घूंघट की खत्म हो गई, ठीक है। तो ऐसे सामाजिक जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं में परिवर्तन, सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन, सामाजिक परंपराओं में परिवर्तन, लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन, ऐसे 5-6 हेड। जब जो भी परिवर्तन उसमें उसके अंदर लिख देंगे, उसके अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है सब सांस्कृतिक परिवर्तन है। तो जब इनमें परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित तौर पर समाज में भी परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन। ऐसे तो एक पेज कम से कम 1.5 पेज में जाएगा ये। तो 1.5 पेज के बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। जैसे आगे क्वेश्चन आगे क्या कहता है, और अब वो आगे कह रहा है कि कुछ सामाजिक परिवर्तन सभी सांस्कृतिक परिवर्तन। तो अब यहाँ पर हम आगे डालेंगे कि सभी सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक नहीं होंगे, उनमें जो सामाजिक परिवर्तन के कारक वगैरह वो हम इसमें रखेंगे। औद्योगिकरण है, यांत्रिकों से संबंधित चीज़ें हैं, या आर्थिक से संबंधित है, राजनीतिक क्षेत्र का है, वो सब यहाँ रखेंगे, ठीक है। ऐसे चलेंगे। शिक्षा दर्शन एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हमने इसको कल समझाया था, हैं। इसके बाद है क्वेश्चन यथार्थवाद के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। सिलेबस में हम नहीं है ये यथार्थवाद, पहले था लेकिन अब सिलेबस में नहीं है, 3 ही वाद हैं, ठीक। मानववाद रख दिया है इसको काट के। रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की विवेचना करने के लिए सबसे पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ हल्का फुल्का ज़्यादा से ज़्यादा अब रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार। अब एक बात ये है कि जैसे हमने रविन्द्रनाथ टैगोर को रख रखा है मीमांसा, ये सब पूरी रामकथा रख रखी है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की विवेचना की। तो यहाँ पर प्रत्येक के 2 चीजें होंगे, एक दार्शनिक होगा और एक होगा शैक्षिक। इसमें 2 मंत्र से संबंधित उसने वर्ग किया होगा, एक दार्शनिक क्षेत्र होगा, एक शैक्षिक क्षेत्र होगा। तो यहाँ वो शैक्षिक की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें मीमांसा वगैरह नहीं करेंगे।
हमने यहाँ पर थोड़ा सा 4 लाइनें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में प्रस्तुत करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी की तरह आत्मा परमात्मा संगे सदगुण से संबंधित दर्शन को मानते थे, लेकिन यहाँ पर जो उनकी एक परिभाषा है वो मानव निर्माता ऐसी शिक्षा चाहते हैं जो मानव का निर्माण कर सके। तो उसके लिए वो प्रकृतिवादी, उनको ये माना गया है कि वो प्रकृतिवादी एजुकेशन सिस्टम के पक्षधर हैं और विश्वबोध, उनका जो दर्शन है विश्वबोध यानी कि संसार जो संपूर्ण है उसमें समाहित हो जाए और जो बात वो बताना चाहते हैं वो सभी पर लागू हो, जैसे वसुधैव कुटुंबकम तो सभी पर लागू हो। तो वो उन्होंने एक जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया वो एजुकेशन सिस्टम उनका विश्वबोध दर्शन पर आधारित है और वो विश्वबोध दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ प्रयोजनवादी भी आप उन्हें कह सकते हैं, आध्यात्मवादी आदर्शवादी भी कह सकते हैं। और उनका जो शिक्षण कार्य की स्थिति से देखें, शिक्षण कार्य या और चीजों को, तो वो आगे रूसों को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। रूसों को जब वो फॉलो करते हुए तो वो एजुकेशन सिस्टम को प्रकृति में रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि विद्यालय एक खेल है और विद्यालय एक जेल है, उन्हें विद्यालय जेल जैसा लगा तो वो कहते हैं कि कृत्रिम शिक्षा के खिलाफ है। अब यहाँ 4 लाइनें हमने लिख ली, इन 4 लाइनों के आसपास हमने मान लो ये पेड़ है हमारा, अब यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का हमने सीधा यहाँ डाला, रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन। ठीक, अब यहाँ 4 लाइनें हमने लिख ली, एक आधा पेज भर दिया। आधा पेज भरने के बाद फिर यहाँ पर हमने लिखा कि टैगोर जी का शैक्षिक रूपरेखा या जो कुछ इसमें दिया होगा दिया है। इसमें क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक विचारों की विवेचना। हाँ, तो उनके शैक्षिक विचार, तो यहाँ पर शैक्षिक विचार लिखा तो हम शैक्षिक विचार ही लिखेंगे, चिंतन नहीं लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ उन्होंने लिखा शैक्षिक विचार। अब यहाँ पर हमने 1-2 लाइनें लिखे कि रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने एक विद्यालय के 4-3 बच्चों को लेकर एक विद्यालय की स्थापना की, जो विद्यालय शांति कलकत्ता से बोलपुर के पास शांति निकेतन के नाम से क्या हुआ। उसके बाद वहाँ उन्होंने ग्रामीण शिक्षा के श्री निकेतन की स्थापना की। बाद में 1950 में आते आते वो एक विद्यालय विश्वविद्यालय परिवर्तित हो गया और विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो गया, जिसका जो कुलपति होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, और उन्होंने जो अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया, उस एजुकेशन सिस्टम के आधार पर उनकी जो रूपरेखा है वो निम्नलिखित है। अब यहाँ पर हमने डाल दिया पहली हेडिंग, इतनी कथा के बाद यहाँ पर हमने हेडिंग डाली 4वें पेज में संप्रत्यय। रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से शिक्षा का संप्रत्यय, उनकी हमने परिभाषा लिखवानी थी, समझा दिया 3-4 लाइन, ज्यादा बर्बाद नहीं करना, 3-4 लाइन। फिर हमने दूसरी हेडिंग लिखी उद्देश्य, उद्देश्य लिखवाने 1, 2, 3, 4, 5 से कम उद्देश्य नहीं लिखना, 5 उद्देश्य लिखा दिए। अब ये आधे पेज तक आगे होते हैं, यहाँ लिखा पाठ्यचर्या। अब पाठ्यचर्या उनकी हमने लिखना शुरू कर दी और यहाँ 1.25 पेज तक पाठ्यचर्या आ गई। अब पाठ्यचर्या के बाद हमने फिर लिखी विधियाँ, शिक्षण विधियाँ लिखी। अब यहाँ हमने उनकी 3-4 विधियाँ लिख मारी। ठीक, अब 3-4 विधियाँ लिख ली। ठीक है, अनुकरण विधि वगैरह जो उनकी थी, अपने विधियाँ लिख लें, 3 तो लिखाएंगे। ठीक, अब मान लो विधियाँ लिख लें। अब यहाँ पर पेज की कमी दिखाई दे रही। ठीक, पेज की कमी दिखाई दे रही, तो यहाँ विधियों के बाद हमने विधियाँ यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट करी, टीली करी, या लाइनें शॉर्ट, विधियाँ तो लिखी लेकिन उनमें लाइनें 2-2 लिखी। ठीक, और फिर हमने यहाँ पर 5 के बाद फिर यहाँ पर लिखा विद्यालय, अनुशासन, फिर यहाँ लिखा अनुशासन, 3 लाइनों में अनुशासन लिख दिया। अनुशासन के बाद फिर लिखा विद्यालय, फिर लिखा शिक्षक, शिक्षार्थी, और फिर इसका निष्कर्ष लिख दिया 2-3 लाइनों में। ठीक, फिर गुरुदेव ने क्या क्या देन दी, गुरुदेव ने क्या क्या किया, ऐसे 3-4 लाइनों में।
क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ये 5 पेज में सेट किया जाएगा। ठीक, अब ऐसा नहीं करेंगे कि फट के गए सीधे इधर से देखा ही नहीं कि शैक्षिक पूछ रहा है, कब पूछ रहा, सीधे मीमांसाओं से लेकर जीवन परिचय लिखवाना। जीवन परिचय तो हमने आपको इसलिए लिखाया है कि वो सुपर टेट में काम देगा, आपको पता रहे। उसका यहाँ कोई काम नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, यदि वो पूछेगा कि दार्शनिक चिंतन, यदि वो पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, या तो वो सीधे एक बात पूछे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चिंतन की विवेचना कीजिए, तब फिर हम लिखेंगे उसमें। ठीक, अगर वो कहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, आदर्शवादी की सिद्ध कीजिए, तब फिर हम पूरा लिखेंगे। सब जेऊ लिखना है और मीमांसा लिखना है, इसको और शॉर्ट करेंगे। मीमांसा 1.5 पेज तक जाएंगे। अगर वो, हाँ, अगर दार्शनिक चिंतन की बात करता है, अगर वो कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर के दार्शनिक, तो फिर तीनों मीमांसाओं को हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आधा पेज, उसके बाद 4.5 पेज में तीनों को मीमांसाओं को लेके हम आगे। ऐसे चलेगा। क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना है। ऊट पटांग लिखोगे, नंबर भी दे देगा ऊट पटांग, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आप पैर नीचे रख लो। वो ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि आप हमारी बात समझ में पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। आप एक टीचर हैं, आप खुद समझ में नहीं आ रहा, क्या समझाएंगे? 1 साल आपने क्या दर्शन पढ़ा, आपका खुद का दर्शन डेवलप नहीं हुआ, खुद की सोच डेवलप नहीं हुई, खुद का कोई दृष्टिकोण नहीं है आपका। समाजवाद की नवीन व्यवस्था से आपका क्या अर्थ है? निरक्षरता उन्मूलन सिलेबस में अब नहीं है, जो बाहर हो गया। ठीक है, ICT मनोविज्ञान, नागरिक शास्त्र, वैदिक काल, ये कुछ पेपर है 2006 का। पहले पेपर का नाम था टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो ये पहला पेपर है। ठीक है, जो पहला पेपर था वो जे बन गया, और जो दूसरा पेपर था मनोविज्ञान ही है। इसमें एक तीसरा पेपर और चलता था, भारत में शिक्षक पद्धति, वो बन गया ऐतिहासिक वाला 2nd ईयर में। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये पहला है, दर्शन का शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। दर्शन का शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अब इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? शिक्षा और दर्शन में संबंध की तरफ। ठीक है, उस शिक्षा और दर्शन में संबंध की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, वहाँ पर आप सीधे लिखेंगे कि दर्शन शिक्षा को सही मार्ग पर अनुसरण करना सिखाती है। दर्शन के जो सिद्धांत हैं वो शिक्षा में गत्यात्मक रूप से प्रसारित हैं। शिक्षा के पहला तत्व मीमांसा के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक, अब वहाँ पर जब आपने किया तब फिर आप इसमें लेके चलेंगे कि जैसा ब्रह्मांड है, कैसा डेवलपमेंट हो सब चीज़ों का, शारीरिक, मानसिक, बालक का मानसिक कैसे हो, अब बालक को क्या सरवाइव करना है, प्रकृति में क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन की अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको और चेंज करें, ठीक, ये एक मान लो हमने इस बेस पे उत्तर उसका दिया कि कैसे कैसे तत्व मीमांसा, अब इसका एक और दूसरा तरीके के अकॉर्डिंग भी हम चल सकते हैं। यहाँ 2 तरीके यहाँ चलेंगे, 2 तरीके पे हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। एक है दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, क्या था? शिक्षा के उद्देश्य दर्शन का शिक्षा के उद्देश्यों का प्रभाव। प्रभाव
अब यहाँ पर एक चीज है कि हम एक पहला जो तरीका है उस पहले तरीके से ये हम कर सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू है। ऐसा हमने लिखना शुरू, शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के पहलू है, जिसमें से दर्शन या रॉस को कोट करके चल सकते थे। रॉस कहता है शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू है। दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक या तथ्यात्मक पक्ष है। अब दर्शन से शिक्षा का निर्धारण हुआ है, ठीक है। अब दर्शन की, अब यहाँ आगे हम देख सकते हैं कि दर्शन की तत्व मीमांसा, ठीक है। दर्शन की तत्व मीमांसा से उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण दर्शन की तत्व मीमांसा से हुआ है। अब यहाँ पर तत्व मीमांसा का जो उद्देश्य का संबंध है, दर्शन की 7 जिज्ञासाएं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसको, कौन, जिसमें से क्यों का संबंध, क्यों पढ़ाया जाए, इसको कोट करेंगे। इसके बाद क्यों हेडिंग में क्यों पढ़ाया जाए, तो उद्देश्यों का निर्धारण हुआ है, तत्व मीमांसा के अकॉर्डिंग चलेगी। अब एक उसका और तरीका है कि यहाँ पर तत्व मीमांसा तो हुई, शारीरिक, मानसिक, इस तरह से 5 उद्देश्यों का निर्धारण हुआ, 5 उद्देश्यों का निर्धारण 5 तथ्यों के आधार। अब इस तरफ हम चलें तो इस तरफ यहाँ से हम चेंज कर देंगे तत्व मीमांसा के आधार पर। यहाँ पर तो 5 उद्देश्य हैं, जैसे शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक बौद्धिक विकास का उद्देश्य, ठीक, सामाजिक विकास का उद्देश्य, ठीक, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य और व्यवसायिक विकास। अब यहाँ पर दर्शन की तरफ हम चलें तो यहाँ पर हम तत्व मीमांसा से हमने कर दिया, क्यों पढ़ाया ऐसे कर दिया। फिर हम चले कि जो दर्शन से संबंधित वेस्टर्न स्कूल हैं, उन वेस्टर्न स्कूलों से उद्देश्यों का निर्धारण हुआ है। शिक्षा में उद्देश्यों का निर्धारण आदर्शवाद की देन है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि शिक्षा में उद्देश्यों का निर्धारण आदर्शवाद की देन है। आदर्शवाद से शिक्षा के निर्देश पर उदाहरण हुआ है। लेकिन उद्देश्यों को अगर हम लेके चले तो जो आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य है सामान्य तौर पर वो कहाँ से लिया गया है, आदर्श। व्यवसायिक विकास का उद्देश्य कि हम अगर बात करें और चले अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, ये मानववाद, प्रयोजनवाद की तरफ जाता हुआ, अस्तित्ववाद की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ मानसिक एवं बौद्धिक विकास की अगर बात करने के लिए तो यहाँ पर आध्यात्मिक विकास हुआ, शरीर के डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम आदर्शवाद के बाद क्या आया, यथार्थवाद। यथार्थवाद की बात करते ही यथार्थवाद की बात करते हुए दिखाई देता है कि इसकी तरफ से डेवलपमेंट हो जाता है। और यहाँ प्रकृतिवाद जो है वो शारीरिक डेवलपमेंट की बात करते हुए दिखाई देता है। और जो सामाजिक है वो प्रयोजनवाद के सब संबंध से दिखाई देता है। इनके आधार पर इनका डिवाइडेशन हुआ या इनके आधार पर इसका निर्धारण हुआ, ऐसे भी समझा सकते हैं, ठीक। ये 2 तरीके हैं। प्रकृतिवाद के यांत्रिक रूप को स्पष्ट करते हुए उसका शिक्षा पर प्रभाव। प्रकृतिवाद का यांत्रिक रूप हमने बताया था आपको कि कुछ विद्वानों का मानना है कि पूरा संसार एक यंत्रवत है, हमारा शरीर पूरा यंत्रवत है, हर चीज़ यंत्र की तरह से चल रही है, ठीक। तो ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम में हर चीज़ क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसको, कौन, सब एक यंत्र से, एक सिस्टम, पूरे सिस्टम से चल रहा है। आपने विद्यालय बनाया, ठीक, वहाँ पर आप पूरे को रखेंगे, क्या सब विद्यालय हो, कैसे एजुकेशन हो, तो पूरा एक यंत्र की तरह आपको दिखाई देगा कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक। आया था, कब आया था? प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, इसके मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो प्रकृतिवाद का अर्थ, प्रकृतिवाद की परिभाषाएं 1.5 पेज भर जाएगा। प्रकृतिवाद की परिभाषा के बाद मूल सिद्धांतों की व्याख्या करना है। मूल सिद्धांतों वही है, संसार वस्तु संसार ही सत्य है, वस्तुओं से निर्मित है, ईश्वर नाम की